ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड लेक्चर का वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ और थियरी में फ़र्क क्या होता है? थियरी चेंज हो सकती है, लॉ चेंज नहीं हो सकता। जिस दिन लॉ चेंज हो गया तो लॉ चेंज नहीं होगा, लॉ फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कहता क्या वो देखते हैं। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m2 और ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? r की क्या है? दूरी है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था और क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, बराबर है। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा मास होगा मेरा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बढ़ेगा। यानी कि दो ट्रेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दो इंसान। क्यों? दो ट्रेन का मास क्या है? ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दो इंसान के, बराबर है। तो वो कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका मास क्या होगा? बढ़ेगा। तो मास जैसे जैसे बढ़ेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर फोर्स कम कैसे होगा? वो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन में किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको बहुत आसानी से मैं तुमको दर्शाता हूँ, समझा। ये दो उंगली है, दोनों का मास है, यहाँ दोनों दूर दूर है। क्या दोनों अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को? अभी कर रही है, अभी कर रही है, ऐसे तो कर रही है, पर ऐसे चिपकती हुई दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही। अब इसके एकदम नज़दीक लेकर आता हूँ, देखो ध्यान से देखो। एकदम नज़दीक लाओगे तो वो अपने आप क्या करेगा? एकदम नज़दीक। कुछ बच्चों का चिपकती है और कुछ का नहीं चिपकती, ठीक है, क्योंकि किसी का हाथ ज़्यादा स्टेबल रहता है वो ऐसे कर लेता है। पर अगर आप एकदम फ्री हैंड छोड़ दो और एकदम नज़दीक लाने की कोशिश करो, वो आपस में क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने नज़दीक लाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं जितना दूर कर दूँगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि जब जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। इतनी बात समझे? अच्छा, लॉ बता के फिर फ़ैन ऑन करता हूँ कुछ देर के लिए। हाँ, तो एक बात और, अब ये पढ़ने के बाद सडनली बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये पंखे के पास मास है, सर आपके पास मास है, या तो आप पंखे के पास चले जाओ, पंखा आपके पास आ जाए, है ना, या तो कोई हम मार्वल के सुपर हीरो ऐसे कर ले और पंखा हमारे पास आ जाए। तो कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा। पर न्यूटन का सिद्धांत क्या कह रहा है बताओ? वो तो ये कह रहा है ना, दो बॉडी जिनके पास मास है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अरे पंखे के पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, ये पोडियम और मैं है तो पोडियम के पास जाके चिपक तो नहीं रहा, या पोडियम तो मेरे पास नहीं आ रहा, या तुम्हारा भाई तो नहीं होता ना, छोटा भाई तुम्हारे पास आके पैर पे टकरा जाता है, होता है? नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो न्यूटन का लॉ फेल हो गया, यूनिवर्सल लॉ फेल हो गया। अरे होना चाहिए ना। बात समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूटन ने क्या बोला? अगर दो बॉडी जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। सिंपल सा फंडा है। तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये अट्रैक्ट कर रहा है, पर हम दोनों के बीच में या आप दोनों के बीच में या मेरे और पोडियम के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? काफ़ी वीक फोर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि पोडियम और मेरे बीच में फोर्स नहीं है, फोर्स है, पर फोर्स कितना है? वीक है। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा आपको खींचने की कोशिश करेगा तो आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको खींच नहीं रहा है, वो तो फोर्स लगा रहा है ना, पर उसका फोर्स कैसा है? वीक है। उसी के कंपैरिजन में आपका बड़ा भाई या बहन आपको खींचें तो आप क्या होगा? जोर से उसकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे? अरे झगड़े में होता ना, झगड़ते होंगे ना घर पे, है ना? ऐसे समझ में आई बात? तो यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे जैसे मैं मास को बढ़ाते चले आऊँगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं इनको दूर करते चले आऊँगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते चला जाएगा? कम होते जाएगा। सिंपल बात है। अब ये भी समझ में आया कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, है ना? वरना ऐसे होने लगा तो सब चीज़ एक दूसरे में चिपक जाएगी, दुनिया एक बड़ा गोला बन जाएगी,
है ना, सब एक दूसरे में क्लब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्या होएगा फिर? दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 1 सेकेंड के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना, सब एक साथ एक दूसरे को चिपक जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, तो ये अब ये दोनों को अगर मिला लें तो एक में न्यूमरेटर और एक में क्या है, डिनोमिनेटर है, एक दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। अरे नीचे वाला नीचे लिख दिया, ऊपर वाला ऊपर लिख दिया। कल मैंने बताया था ये किसकी साइन है, प्रपोर्शन की साइन है। कल मैंने तराजू का एग्जाम्पल लिया था। अगर आपको किसी चीज़ को बैलेंस करना है तो आप तब तक बैलेंस करना चाहते हैं तब तक वो बीच में जो काटा होता है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए, बराबर है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इक्वालिटी की साइन डालेंगे, पर इक्वालिटी की साइन डालने के लिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। क्या होता है कांस्टेंट, किसे बोलते हैं कांस्टेंट, वो बताता हूँ, सब्र करो। पर यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें कैपिटल G को डालना पड़ेगा और बाकी ये वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। यानी कि मुझे प्रपोर्शन की साइन से अगर इक्वालिटी की साइन पर आना है तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी लिखना पड़ेगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और वो क्या होता है, कैपिटल G। कैपिटल G क्या होता है सुनो, और कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी क्या होता है वो बताता हूँ। ये सब किताब में नहीं है, ठीक है ना, मेरे को चैप्टर याद है, पर ये जो किताब में नहीं है वो बोल के बता रहा हूँ, ये किताब में नहीं है। ठीक है, कैपिटल G क्या है उसको सुनो, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है वो सुनो। जब भी हम कोई चीज़ को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो हम लोग हमेशा मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि ये फॉर्म में सॉल्व करते हैं, इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है तो यहाँ कोई एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो दोनों साइड को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से वो वैल्यू को निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई और यही वैल्यू क्यों रखी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। वो अगर आप आगे अगर फिजिक्स परस्यू करते हैं तो आप उसको फिर कैलकुलेट करेंगे लैब में इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये जो कैपिटल G है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ले जी का G होता है, वही G है ये। G माने, अरे क्या होता है पार्ले जी में, G माने क्या होता है, अरे जीनियस, ऐड नहीं देखा, मतलब वो ऐसे ऐड में बोलता है ग्लूकोज ही होता है, पर पार्ले जी में G माने जीनियस, ऐड नहीं देखा यार तुम लोगों ने। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, देखो ज़रा इसकी वैल्यू पहले देख लो। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 10⁻⁻11 आ रहा है ना, तो इसके उल्टे में 11 जीरो। अगर 10⁻+11 आता तो क्या होता है, इसके आगे में 11 जीरो। अगर इसके उल्टे में 11 जीरो लिखोगे पीछे की तरफ डेसिमल, तो कितना छोटा नंबर होगा। अरे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है मालूम एक्चुअली, सुनो। अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट का मास, दोनों का मास क्या है 1 है और डिस्टेंस क्या है 1 है, तो F किसके बराबर हो जाएगा, अरे किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। ये सब 1 हो गया तो F किसके बराबर हुआ, G के बराबर। यानी इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना, बस इतना। ये बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू। कल हमने अर्थ का मास देखा था, क्या था, क्या था अर्थ का मास, 6 × 10⁻24 kg। ये अर्थ का मास देखा तो ये बहुत बड़ा मास है ना, क्योंकि 6 के आगे कितने जीरो लगाने हैं, 24 जीरो लगाने हैं, तो बहुत आगे हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर F किसके बराबर हो गया, G के बराबर हो गया। इतनी बात समझे, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया, और ये कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। हाँ, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये पूरा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये समझ में आना चाहिए। यानी कि अब दुनिया की कोई भी दो बॉडी हो जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कितने का रहेगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, सेम होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई, पक्का, तुम्हारा ठीक है। इसको लिख लो यहाँ तक, ठीक है। चलो, अब ये होने के बाद तो आपको कैपिटल G का वैल्यू तो मालूम पड़ गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को है नहीं तो करा नहीं रहा हूँ, अगर पेज नंबर 5 जो है वो करा नहीं रहा हूँ अभी। उसके बाद आता हूँ मैं डू यू नो वाला सेगमेंट। ये सब भी ओमिट है डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से, फिर मैं बता देता हूँ। आपने हाई टाइड और लो टाइड का नाम सुना है, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड एंड लो टाइड जो होती है वो कैसे आती है, क्या होता है इसके अंदर, कैसे होती है हाई टाइड, कैसे आती है। हमें मालूम है अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट कौन है, अर्थ के अराउंड में कौन चक्कर लगाता है, मून है ना। वो अर्थ का फैन है भाई, उसके अराउंड चक्कर लगाते ही रहता है। मून का एक नेचर है, मून जो है हाइड्रोफिलिक नेचर में,
क्या बोला? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, तो लव फॉर वाटर। मून जो है अपनी तरफ पानी को आकर्षित करता है, यानी मून के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो अपनी तरफ क्या आकर्षित करता है? पानी को। वो जहाँ जाएगा अपनी तरफ क्या खींचेगा? पानी को। अब मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है। आप सपोज करो मून यहाँ पर है, तो वो जब घूमेगा तो अर्थ का सारा पानी कहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? इस साइड पर। अरे समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई टाइड। यहाँ पर कम पानी है तो यहाँ क्या क्रिएट होगा? लो टाइड। अब मून यहाँ आ गया फॉर एग्जांपल, तो अब सारा पानी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ क्या आएगी? हाई टाइड आएगी, और बाकी जगहों पर क्या आ जाएगी? लो टाइड आ जाएगी। समझना है? इस तरह से। तो इसीलिए रात में अगर तो आप समंदर या बीच पर जाते हैं तो रात के एक टाइम के बाद या पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में वो आपको वहाँ से भगाएंगे, बोलेंगे अभी जाओ यहाँ से। कभी कभी दोपहर में, शाम में भी होता है, कभी कभी रात में भी होता है, भगा देते। क्यों? उनको मालूम पड़ता है कि अभी इस टाइम पर यहाँ पर क्या आने वाली है? हाई टाइड आने वाला। हाई टाइड आएगी तो क्या होगा? आप पानी में मस्ती करेंगे, पानी बाहर ले जाएगा आपको। ठीक है ना? वो अच्छा है कि मुसीबत चली आई, पर अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, वरना बोलेंगे सर ने हमें तो मुसीबत कह दी है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट डू यू नो में था तो बता दिया, रिड्यूस सिलेबस है। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में एक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, अभी उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है एक्चुअली। ठीक है, इमेजिन करो आपने इस रुमाल को लिया, अब तो रुमाल नहीं रहा, ये डस्टर हो चुका है, ये उसे उठाया, ऐसे उठा के फेंका। ठीक है, और ज़ोर से फेंका, और ज़ोर से फेंकता हूँ, और ऊपर जा रहा है, और ज़ोर से फेंकूँगा तो क्या होगा? और ऊपर जाएगा। मतलब सीलिंग है तो सीलिंग तक ही जाएगा। चलो सीलिंग तक टच कर लेते हैं। हाँ, ये सीलिंग तक टच हो गया और ये वापस आ गया। क्या हुआ इसमें? अगर सीलिंग पे नहीं टच हो रहा था तो तब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये उड़ता, और उड़ने के बाद क्या हो जाता? रिटर्न हो जाता। ये जब पर्टिकुलर पॉइंट पर उड़कर, सपोज करो ये हवा में यहाँ पर है, वो साउथ फिल्म्स में होता है ना, हीरो बीच में से हवा में होता है, तो वैसे तो ये रुमाल कैसे अभी हवा में है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर रुक जाएगा, और वहाँ से क्या होगा? नीचे आना शुरू होगा। तो ये सब नीचे आना क्यों शुरू होता है? फिर से देखो, मैंने हाथ में लिया, इस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसमें स्पीड आई, तो ये ऊपर जाते जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे से अर्थ क्या करेगा? उसको खींचेगा, बराबर ना। तो कब तक की कम होगी? जब तक ये इस पॉइंट पर आकर क्या नहीं हो जाए? ज़ीरो नहीं हो जाए। हवा में जिस पॉइंट पर वो आकर, जैसे यहाँ पर आकर रुक गया था और यहाँ से क्या हो गया था? नीचे आना शुरू हो गया था, तो इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। क्योंकि अर्थ क्या कर रहा था? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। समझ गए? तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में हम कब तक ऊपर जा सकते हैं? जब तक हमारी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए। जो पॉइंट में हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फिर वहाँ से क्या होंगे? हम नीचे आना शुरू होंगे। जैसे कि वो आजकल लोग पीठ पे पीछे लगाते हैं, पंप्स लगाते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर उड़ते हैं, बराबर है। वो कैसे उड़ता है? वो कंटिन्यू स्पीड बढ़ते रहती है, वो धक्का मारता है। नीचे जो पंप होता है ना, ज़ोर से धुआं निकलता है, उसको धक्का मारता है ज़मीन पे। वो नीचे से धक्का मारेगा तो क्या होगा? ऊपर उड़ेगा। वो कब तक ऊपर उड़ेगा? जब तक वो झटका आ रहा है तब तक जाए। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर रहा है? काट रहा है। वो मोमेंट जब वो ख़त्म हो जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटी इसको क्या कर लेगी? नीचे की तरफ खींच लेगी। इतनी बात समझ गए? तो इसमें पहली बात ये है कि वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट टॉप पर कब तक जाएगा? वेलोसिटी टॉप पर जाकर, वेलोसिटी लिखना है, वेक्टर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी जो है वो टॉप पर जाकर क्या हो जाती है? एक सर्टेन पॉइंट पर क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। इतनी बात ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर तो टॉप पर जाके क्या होती है? ज़ीरो। अब टॉप से क्या होगी? नीचे आना शुरू हो जाएगी। इतनी बात तो हम समझ गए। ये पहली बात हुई। इसके अंदर दूसरी बात, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर अर्थ कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो रिटर्न दूसरा ऑब्जेक्ट उसको अर्थ को, मतलब जैसे कि वही जो कल बताया था, अगर सेब नीचे गिर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेब जो है अर्थ को अट्रैक्ट करे, ज़मीन टूट के सेब को चिपकने आ जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? अर्थ के मास की वजह से। क्योंकि अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा। यानी कि क्या समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स में ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? मास। जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो उतना तेज़ी से क्या करेगा? खींचेगा आपको अपनी तरफ। ठीक है, तो सेकेंड वाले में बिकॉज ऑफ मोर मास
मोर मास। अर्थ क्या करता है? अर्थ अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है? अदर ऑब्जेक्ट्स को। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, पर ये अब सवाल आ जाता है यहाँ पर एक, और बड़ा गंभीर सवाल है, ध्यान से सुनना। अब इसका आंसर भी आप ही लोग देंगे तो अच्छा होगा। अब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है भाई। अब अर्थ के अराउंड में कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ के अराउंड में अगर ये मून घूम रहा है तो अर्थ, इस पर भी तो ग्रेविटी एक्ट करता होगा, सभी को खींचता है ना अर्थ, तो मून थोड़ी ना कुछ है। भले से मून उसका फ़ैन है पर वो तो खींचेगा, है ना। दोस्ती यारी थोड़ी चलेगी, वो तो खींचेगा तो चलेगा, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो मून को अपनी तरफ खींच रहा? मून एटमॉस्फेयर से पूरे अर्थ के, पर अर्थ की ग्रेविटी उस पर एक्ट हो रही है, अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा भाई, गिरो आके गिरो, क्यों नहीं गिर रहा? सोचो सोचो, थोड़ा सा लॉजिक। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते, बहुत सिंपल लेते। अब हम अर्थ और मून पर तो जा नहीं सकते ना, उसको जाके पूछ सकते भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम गिर क्यों नहीं रहे। एक धागा लेंगे, पत्थर लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, वो गोल गोल घूमता हुआ धागा कब तक आपके हाथ की तरफ गिरेगा नहीं, जब तक आप घुमा रहे, यानी कि जब तक आप क्या कर रहे हैं? फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसका विपरीत क्या है? जब तक पत्थर के पास क्या है? अपनी एक स्पीड है और अपना एक दायरा है घूमने के, बराबर। तो जब तक मून के पास स्पीड रहेगी घूमने की, तब तक वो अर्थ के पास आकर गिरेगा नहीं। जिस दिन मून ने घूमना बंद कर दिया, वो सीधा अर्थ से आकर टकरा जाएगा, तो तुमको दिन में तारे नजर आएंगे। बात समझ में आई? क्या होता है आप समझे? सिंपल चीज़। साइंटिस्ट ने बड़े बड़े कंक्लूजन धरती पे बैठ के कैसे दे दिए? दिमाग से दे दिए। ये किस ज़माने की बात है? बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस वक्त तो गूगल और यूट्यूब तो होता नहीं था कि हम आंसर पता कर लें। आज तो हम यहाँ घर बैठे चांद को देख सकते हैं, गूगल अर्थ पे जाओ, अलग अलग पे जाओ, तुमको पूरा अर्थ दिखाई देगा। ये जो गोले पे हम रहते हैं, ये एक एक चीज़ आपको गूगल अर्थ करके एक ऐप है, डाउनलोड करो, आपको एक एक दुकान दिखाई देगी अर्थ पे। हाँ, एक एक रास्ता दिखाई देगा, रास्ते पे चलती है अभी लाइव गाड़ियाँ दिखाई देगी। उस टाइम तो था नहीं। तो ये समझना है बेसिक फंडामेंटल क्या है, ठीक है। बस थोड़ी सी बात करिए, फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे। एक काम करो, लिख लो इसको भी। तो हमने कुछ देर पहले कैपिटल जी की बात करी थी। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे स्मॉल जी की। एग्जाम में इसका कंपैरिजन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब हम स्मॉल जी की बात करते हैं, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ 3 टर्म्स पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली, बराबर। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? हिंदी और सरल भाषा में बताओ, आसान भाषा में बताओ, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? बाइक में एक्सेलरेटर होता है? होता है नहीं, तो यूं यूं करते हैं, आवाज़ आती है साइलेंसर से, क्या होता है वो? क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, बढ़ाता भी और कम भी कर देते हैं ना, मतलब ऐसे कर दोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड कंट्रोल होती है उससे, बराबर। तो यानी कि स्पीड का चेंज होना, ये क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन होता है, बराबर। तो यहाँ पर जब मैं इस मार्कर को ऐसे उड़ाता हूँ और ये ऐसा है, ठीक है, खाली मार्कर या फालतू पेन को उड़ाते हैं, देखते हैं ज़रा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, क्या ऑब्जर्वेशन है? एक और एक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन बताना भी, क्योंकि 2 ही पेन है इसके बाद मेरे पास, ठीक है। चलो, क्या हुआ? वो तो हो गया, उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा कुछ हुआ? अभी भी ध्यान से देखो, कई साल से सेम चीज़ करता हूँ हमारे साथ, कुछ ना कुछ तो बच्चे बताते, बताओ, वरना तुम्हें मैं बुद्धू बोलूँगा फिर, ठीक है। रमज़ान में दुआ नहीं करी अल्लाह मेरे दिमाग को बढ़ा दे, ठीक है। देखो, पहले उसकी स्पीड बढ़ी, फिर 0, फिर बढ़ी और फिर 0, और नीचे आते हो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ी है, बस यही बताना है। अब देख लो, फिर लास्ट मैंने लकीली तो तुमको मालूम बढ़ जाएगा। देखो अब ध्यान से, नीचे आते हो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट पर हुआ, 0 हुई, क्या हुई? बढ़ गई। अब स्लो मोशन में तो घर पे जाके तुम यूट्यूब पे देख सकते हो ना, तो ये सब हो गया था। तो ये स्लो मोशन में तुम जाके वहाँ पर तो उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अब ये बात हो गई हमारी। अच्छा, एक मिनट ना, कैसे यार इसमें, हाँ, तो बैक टू दिस थिंग। अब ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया था। हमारे पास फोर्स का ये फॉर्मूला है,
ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला है F = G। एक बॉडी का मास m1 जो है मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, दूसरी बॉडी का m ले लेता हूँ अपॉन r² ले लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ गए? पक्का? ठीक है। फोर्स का और एक भी फॉर्मूला है, अगर 9th स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो फोर्स का एक और एक फॉर्मूला है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है मालूम है? मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। हाँ, और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेते हैं? स्मॉल g लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल g। इतनी बात समझी? ये कहाँ से आया? यहाँ से। ये कहाँ से आया? 9 से। ये क्या है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अरे बराबर है। हाँ, और ये कहाँ से आया था? न्यूटन सेकेंड लॉ, जो हम 9th में पढ़ते हैं। न्यूटन के तीनों लॉ याद होने चाहिए आप लोगों को, घर जाके याद करो। ठीक है। अब ये दोनों F के बराबर है, आमने सामने लिख दो ज़रा। G(m)m अपॉन r² इज इक्वल टू क्या आएगा? mg। अरे बराबर है, क्योंकि दोनों फोर्स के बराबर है। तो यहाँ से m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो g का वैल्यू क्या आएगा? बोलो। Gm अपॉन r², बराबर। g का वैल्यू हमें मालूम है, क्या है? 6.67 × 10⁻⁷। m माने मास ऑफ अर्थ, वो हमें मालूम है, वो भी लिख देंगे। इन दोनों के बीच में ये भी वैल्यू हमें मालूम होता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। मुझे याद नहीं आ रहा, पर रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको दिया होगा। ये सारी वैल्यू रखने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो g का वैल्यू आता है 9.8 मीटर/सेकेंड²। जैसे कैपिटल G का वैल्यू आया था, वैसे स्मॉल g का वैल्यू क्या आता है? 9.8 मीटर/सेकेंड²। इसका मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा से नीचे गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किस रेट पर होगा? 9.8 मीटर/सेकेंड² पर होगा। यानी कि हर सेकंड पर उसकी सेकंड के स्क्वायर पर उसकी स्पीड कितने से चेंज होगी? 9.8 से चेंज होगी। अरे ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा तो कुछ तो स्पीड कम हो रही है, बढ़ रही है, जो भी हो रही है, तो चेंज किससे हो रही है? 9.8 मीटर/सेकेंड²। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल g को मैं यहीं लिख देता हूँ। स्मॉल g होता है 9.8 मीटर/सेकेंड², और ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो स्पीड में चेंज आता है वो वैल्यू क्या है? स्मॉल g वैल्यू है। ठीक है, पक्का समझना है? स्मॉल g और कैपिटल G में कन्फ्यूजन नहीं है ना? कैपिटल G क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो। स्मॉल g क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में जाता है और वहाँ से जब नीचे की तरफ आता है तो जो स्पीड में चेंज आता है वो क्या है? स्मॉल g है। समझ गए? लूप पे लगा के इसको वीडियो को सुन लेना, तो तुमको स्मॉल g कैपिटल G से बन जाएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइंस 1 का पेपर बोर्ड का मेमोरी बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से थोड़ी सी 2-3 बातें बता देता हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल G कहीं पर चेंज नहीं होता, स्मॉल g होता है। कैसे चेंज होता है? देखो, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस में g क्या है? मैक्सिमम। क्या है? मैक्सिमम। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो g क्या होगा? कम होगा। देखो, ये टॉपिक ये है, फैक्टर्स, एक्चुअली 12 बजे आना ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g। तो g की वैल्यू, तो g ऑन अर्थ, अर्थ पर g क्या है? मैक्स है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अप गए और डाउन गए तो ज़रा सोच के बताओ क्या होगा। अगर हम अप जाते हैं और डाउन जाते हैं, तब तक मैं 2 टॉपिक वहाँ पे देख लूँगा, आगे वाले कौन से 2 टॉपिक हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा और नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, और 2 टॉपिक, एक तो डेप्थ वाला। अच्छा, मैंने दोनों एक ही साथ ले लिए क्या? अच्छा, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर एक हाइट वाला है और वो है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है, मैं टेबल से बताता हूँ। देखो, अर्थ के सरफेस पर g की वैल्यू क्या है? 9.8। ठीक है, आगे पीछे बता रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट अर्थ से कितना ऊपर है? 8.8 किलोमीटर ऊपर। मतलब ये अर्थ है, यहाँ से 8.8 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो माउंट है, वहाँ पर भी g की वैल्यू क्या है? 9.8। वो मैन मेड बलून होता है ना, छोड़ते तो हवा में चला जाता है, वो अर्थ से कितना ऊपर गया? 36.6 किलोमीटर ऊपर गया है। ये हाईएस्ट गया है, मतलब माउंट एवरेस्ट का 4 गुना से भी ज़्यादा ऊपर गया हो। माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा है, मालूम ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। तो वहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है? 9.77। कितनी थी? 9.8 से कितनी हुई? 9.7। फिर क्या हो रही है?
वेदर सैटेलाइट, सैटेलाइट जो जाती है अर्थ से ऊपर, वो अर्थ से कितना ऊपर गई, 400 किलोमीटर ऊपर गई, वहाँ कितनी हुआ 8.7, तो 9 से 8 पर यहाँ आया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अर्थ से 35,700 किलोमीटर ऊपर जाती है, बहुत होगा ना ये। माउंट एवरेस्ट सिर्फ 9 किलोमीटर पकड़ लो, चलो अप्रॉक्स है, तो ये तो 35,000, तब भी ग्रेविटी कितनी है 0.225। तो जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे वहाँ पर ग्रेविटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक बात समझे पक्का। अच्छा, अब हम नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी कम होगी। नीचे आएंगे तो क्या होगा, अगर मैं ज़मीन को खोदते चलूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ और ज़मीन को खोदते चलूँ, तो नीचे जाऊँगा तो क्या होगा, क्या होगा, ग्रेविटी उतनी रहेगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। यूजुअल लॉजिक क्या कहता है, ज़्यादा होगी। मतलब अभी सपोज करो मैं नीचे कंपाउंड में खड़ा हूँ, अब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, तो क्या होना चाहिए, ग्रेविटी क्या होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास, वो क्या है, Gm/r² है। जब मैं खोदूंगा तो मैं अर्थ के मास को कम कर रहा हूँ, अरे अर्थ के मास को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ना, बाहर निकल रहा हूँ मट्टी। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और आप यहाँ हैं, अभी कहाँ पर है, आप यहाँ हैं। ठीक है, आपने खोदना शुरू किया तो आप क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर के नज़दीक जाते जाएंगे। तो आप अर्थ के जब सेंटर के नज़दीक जाते जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कम होगा, ये इन्वर्स रिलेशन में है ना, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। पर मास क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, मास भी तो कम हो रहा है। मतलब जब अर्थ में आप नीचे जाते जाएंगे तो दो बातें होंगी, आप अर्थ के सेंटर पर पहुँचते जाएंगे तो अर्थ से क्या होते जाएंगे, नज़दीक होते जाएंगे उसके सेंटर से, और मास क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो एक चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि जब आप डाउन जाते हैं तब भी आपकी ग्रेविटी क्या होती है, कम, और अप जाते हैं तब भी आपकी ग्रेविटी क्या होती है, कम। समझ गए। आज की एक और लास्ट बात बताता हूँ, ये कल मैं फिर से पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह। लास्ट बात ये है कि अर्थ कैसा है, इलिप्टिकल है शेप में। ये तो चपटे जो हिस्से हैं इसको क्या बोलते हैं, अर्थ में जो चपटे हिस्से हैं इसको क्या बोलते हैं, याजूज माजूज, क्या बोलते हैं इसको। अरे यहाँ वाला एक हिस्सा होता है, यहाँ वाले दो हिस्से होते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं याद है। एक क्या होता है, पोल्स होता है, बराबर, और ये क्या होता है, इक्वेटर। अरे होता है नहीं होता। सपोज करो यहाँ पर तबस्सुम खड़ी है, अब तबस्सुम कौन है हमको नहीं पता, तो यहाँ पर तबस्सुम है, ठीक है। अब तबस्सुम जो है पोल से ज़्यादा नज़दीक है इक्वेटर से, अरे पोल से ज़्यादा नज़दीक है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि अर्थ के क्या है, सेंटर से नज़दीक, और यहाँ पर क्या है, अर्थ के सेंटर से दूर है, तो यहाँ ग्रेविटी क्या होगी, मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब यहाँ नहीं है कि यहाँ 9 होगी, 9.8 होगी और यहाँ 0 होगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। यहाँ कुछ वैल्यू 9.8 तो रहेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर कुछ वैल्यू 9.77 ऐसी कुछ हो जाती है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ग्रेविटी की कहाँ होती है, पोल पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, इक्वेटर पर। समझ आया क्यों होती है, क्योंकि इक्वेटर से दूर है और पोल से क्या है, नज़दीक है। हम अर्थ के सरफेस पर रहेंगे तो ग्रेविटी मैक्सिमम, ऊपर जाएंगे तो भी कम, नीचे जाएंगे तो भी कम। 3 इसके मिलाकर 4 मार्क का आंसर बनता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। समझ आया पक्का।